हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का इजी है विद अस में। और आज की वीडियो सीए इंटर और सीए इंटरमीडिएट लॉ के सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि डिपॉजिट्स क्या होता है और कंपनी को डिपॉजिट्स की क्यों ज़रूरत होती है। तो डिपॉजिट एक जनरल टर्म में बताएं तो कोई भी अगर पैसे हम बैंक में डिपॉज़िट करते हैं उसको हम डिपॉज़िट बोलते हैं। अगर हम कोई भी पैसे किसी और पर्सन को सेफ गार्ड करने के लिए रखने के लिए देते हैं तब भी हम उस अमाउंट को भी डिपॉज़िट बोलते हैं। और अगर कोई अमाउंट हम एज ए कोलेटरल कहीं पे जमा करवाते हैं उसे भी हम डिपॉज़िट ही बोलते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी डिपॉज़िट की डेफिनेशन अलग है जो कि सेक्शन 2 में बताई गई है कंपनी एक्ट 2013 में। और इसमें बता रहे हैं कि कंपनी को डिपॉजिट की क्यों ज़रूरत है और इसके ऊपर सेक्शन क्यों बनाए गए हैं। तो बोल रहे हैं कि ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था ताकि सारे लोगों का इंटरेस्ट देखा जा सके। इसीलिए ये प्रोविज़नल सेक्शंस बताए गए हैं जिसमें 73 से लेकर 76A तक बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और उसके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि डिपॉजिट होता क्या है। तो सबसे पहले डिपॉजिट क्या है। कोई भी अमाउंट अगर कंपनी रिसीव करती है डिपॉजिट के थ्रू, लोन के थ्रू या फिर किसी और फॉर्म में, उसको डिपॉजिट बोलते हैं। डिपॉजिट की रीपेमेंट टाइम बाउंड में हो जानी चाहिए, मतलब एक टाइम जो कि पहले से ही तय किया गया उसके अंदर डिपॉजिट की पेमेंट हो जानी चाहिए। डिपॉजिट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके के हो सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं और बहुत सारी अमाउंट्स हैं जिनको डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करते, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। और एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पर एक पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स और जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट मंगवा सकती है। तो चलिए आइए पढ़िए कि कौन कौन सी ऐसी अमाउंट्स हैं जिनको डिपॉजिट नहीं माना गया है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली। कोई भी अमाउंट अगर हमें रिसीव हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी अगर गारंटी अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाता। वैसे ही अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाता। कोई भी अगर लोन है जो कि हम बैंक से ले रहे हैं उसे भी डिपॉजिट नहीं मानते। कोई भी अमाउंट अगर हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं उसे भी हम डिपॉजिट नहीं मानते। कोई भी अमाउंट अगर हम कमर्शियल पेपर को इशू करके लेते हैं उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाता। अगर कोई भी कंपनी दूसरी एक कंपनी को कुछ अमाउंट देती है उसे भी डिपॉजिट नहीं मान रहे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अगर कंपनी शेयर अलॉट करती है, सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट में देती है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है और एप्लीकेशन मनी के बदले में कोई भी शेयर अलॉट 60 डेज़ में नहीं किए गए हैं तो उस केस में जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है शेयर एप्लीकेशन के लिए उसे डिपॉजिट नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट, कोई भी पर्सन अगर अमाउंट रिसीव कर रहे हैं डायरेक्टर से तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा तब तक जब तक जो डायरेक्टर है वो रिटर्न डिक्लेरेशन ना दे। मतलब अगर डायरेक्टर रिटर्न डिक्लेरेशन दे देते हैं तो उस अमाउंट को हम डिपॉजिट मान सकते हैं कि कोई भी अमाउंट जो है बोरिंग नहीं की गई है और लोन नहीं लिया गया है किसी और कंपनी से तो वो अमाउंट को हम डिपॉजिट मान सकते हैं। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड। कोई भी अमाउंट अगर हम रेज कर रहे हैं डिबेंचर या बॉन्ड को इशू कर कर, चाहे वो कन्वर्टेबल हो जो कि 10 ईयर्स में कन्वर्टेबल होने चाहिए, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, वो सब अमाउंट्स डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी अमाउंट अगर हमें रिसीव हो रही है अपने एम्प्लॉय से वो भी डिपॉजिट नहीं है, पर वो अमाउंट उसकी एनुअल सैलरी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तभी वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है एनी अमाउंट एनी नॉन इंटरेस्टिंग बियरिंग अमाउंट रिसीव और हेल्ड इन ट्रस्ट। कोई भी ट्रस्ट से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है उसे भी हम डिपॉजिट नहीं मान रहे। और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत लॉन्ग है,
एनी अमाउंट रिसीव इन कोर्स और फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। अगर हमें कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एज अ एडवांस, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानना है। कौन कौन से अमाउंट्स को डिपॉजिट नहीं मान रहे हैं? अगर हमें कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या फिर प्रोविज़न ऑफ सर्विस के लिए कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है 365 डेज़ के एडवांस में, मतलब पूरे एक साल के लिए हमें कोई अमाउंट मिल रही है और उस अमाउंट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एडवांस के तौर पे, तो उसको डिपॉजिट नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, कोई भी अमाउंट उसे एडवांस नहीं काउंट किया जाएगा अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मतलब अगर हमें प्रॉपर्टी के लिए कोई एडवांस आ रहा है, लैंड के लिए कोई हमें, या प्लॉट के लिए हमें कोई एडवांस आ रहा है, तो उसे हम एडवांस नहीं मानेंगे। एडवांस तो मानेंगे लेकिन उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई भी अगर हमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए अगर हमें एडवांस मिल रहा है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कैपिटल गुड्स के लिए, उसे भी हम डिपॉजिट नहीं मान रहे। कोई भी एडवांस जो कि हमें फ्यूचर सर्विस के लिए मिला है उसे भी हम डिपॉजिट नहीं मान रहे। कोई भी डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी वो एडवांस जो कि हमें पब्लिकेशन के लिए मिला है। नेक्स्ट है, कोई भी अमाउंट ब्रॉट है प्रमोटर के द्वारा लाई गई है कंपनी में एज एन अनसिक्योर्ड लोन, उसे भी हम डिपॉजिट नहीं मान रहे। और उसके लिए उसने कुछ कंडीशन बताई हैं कि जो लोन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को रीपेड कर दिया गया है एंड सो ऑन। नेक्स्ट है, कोई भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है चिट फंड्स के थ्रू, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानते। कोई भी अमाउंट हमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, सेबी के अंदर अमाउंट रिसीव हो रहा है उसे भी हम नहीं मान रहे। और कोई भी स्टार्टअप कंपनियाँ, ये पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर कंपनी है जिसके पास 25 लाख रुपीज़ उसको रिसीव हो रहे हैं एज अ स्टार्टअप कंपनी, तो उसे हम कितने ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए अगर उसे कुछ भी अमाउंट रिसीव करें तो उसे भी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे वो डिपॉजिट नहीं शो करेगी। और स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन आगे बताई गई है। कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो कि 2013 या 1956 के अंदर बनी है उसे हम कहेंगे। और कन्वर्टेबल नोट का मतलब ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे ये प्रूव हो सके कि ये जो अमाउंट है वो रीपेड के ऑप्शन है, मतलब वो रीपेबल है, उसे वापस करना है जिसने उसे लिया है, उसे कन्वर्टेबल नोट कह रहे हैं। तो नेक्स्ट है, कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं कंपनी एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या डोमेस्टिक वेंचर फंड या कोई भी हमें म्यूचुअल फंड से कोई भी मनी आ रही है उसे भी हम डिपॉजिट नहीं मान रहे। तो ये सब अमाउंट्स थी जो कि जिनको कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली डिपॉजिट नहीं काउंट किया जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कोई भी अमाउंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, कोई भी अमाउंट अगर फॉरेन गवर्नमेंट से आए, कोई भी अमाउंट अगर हम लोन लें बैंकिंग कंपनी से, लोन लें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, कोई भी अमाउंट रिसीव करें कमर्शियल पेपर के थ्रू, कोई भी अमाउंट रिसीव करें किसी और कंपनी के थ्रू, एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे, कोई भी अमाउंट शेयर एप्लीकेशन के लिए जो आई हो, अगर कोई भी अमाउंट डायरेक्टर कंपनी का दे रहा हो, अगर कोई भी अमाउंट हम रेज कर रहे हैं बाय इशू ऑफ डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसे भी हम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं कर रहे। कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एम्प्लॉय से, पर वो अमाउंट उसकी एनुअल सैलरी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं ट्रस्ट से, कोई भी हमें बिजनेस पर्पज़ के लिए एडवांस आ रहे हैं उसे भी हम डिपॉजिट नहीं मान रहे। और कोई भी अमाउंट प्रमोटर कंपनी के अंदर लाया एज एन अनसिक्योर्ड लोन उसे भी डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी अमाउंट अगर हमें सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल रहा है, चिट फंड के लिए मिल रहा है, कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर कोई भी अमाउंट आ रहा है, या फिर स्टार्टअप कंपनी है उसको 25 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसे भी हम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये सब अमाउंट्स वो थी जिनको डिपॉजिट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे है डिपॉजिटर की डेफिनेशन कि डिपॉजिटर कौन है। चलिए पढ़ते हैं। तो आगे बताया जा रहा है कि डिपॉजिटर कौन है। तो डिपॉजिटर कौन है? जिसने कंपनी में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है सेक्शन 73 के अंदर, या फिर
कोई भी पर्सन जिसने पब्लिक कंपनी में अमाउंट डिपॉजिट करवाई है सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग और 76 के अंदर, पब्लिक कंपनी में अगर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, प्राइवेट कंपनी में 73 और पब्लिक कंपनी में 76। क्योंकि अब यहाँ पे सेक्शन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पब्लिक कंपनी मेंबर्स और जनरल पब्लिक दोनों से ले सकती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकती है। आगे उन्होंने बताया है एलिजिबल कंपनी, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि जिसको वो टर्म कर रहा है एलिजिबल कंपनीज। यहाँ पर एलिजिबल कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि पब्लिक कंपनी है और जिनकी नेट वर्थ है 100 करोड़ और उनकी मिनिमम टर्नओवर है 500 करोड़। तो जो पब्लिक कंपनी इस रेंज में आती है उसे वो एलिजिबल कंपनी बोल रहे हैं, ताकि वो जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट मंगवा सकें। और इसके अंदर एक और भी कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है कि उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए अपने जनरल मीटिंग में, सबकी कंसेंट लेनी चाहिए और वो जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसे कंपनी रजिस्टर ऑफिस में जमा भी करवाना है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सफिशेंट है लेकिन एक एलिजिबल कंपनी के लिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही सफिशेंट है पब्लिक से डिपॉजिट की मांग करने के लिए। तो चलिए अब आ गया है सेक्शन 73 और वो किसके ऊपर है? वो बता रहा है कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या कंडीशंस हैं, क्या और कौन कौन सी एग्जम्प्टेड कंपनीज हैं जो कि डिपॉजिट नहीं मंगवा सकती या डिपॉजिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रीन्यू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अनलेस। तो कोई भी कंपनी पब्लिक से नहीं मांग सकती डिपॉजिट। सेक्शन 73 के अंदर तो पब्लिक से नहीं मांग सकते, 76 के अंदर हम पब्लिक से ले सकते हैं। तो 73 तो बिल्कुल मना कर रहा है कि कोई भी कंपनी रीन्यू नहीं कर सकती अपने डिपॉजिट्स को और एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से। और उसने बताया है कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि एग्जम्प्टेड हैं, इस प्रोहिबिशन की कंडीशंस में वो नहीं आती है। कौन कौन सी कंपनीज है? कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर और कोई कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने उनके ऊपर कंसल्टेशन करी है, वो सब इस चीज़ से एग्जम्प्टेड है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम अपने मेंबर से डिपॉजिटिंग मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जिसमें हम ये पास करेंगे कि हमें डिपॉजिट की ज़रूरत है अपने मेंबर्स से। उसके बाद नेक्स्ट है हमें अब एक स्टेटमेंट जारी करनी होगी जिसमें कंपनी बताएगी कि हमें डिपॉजिट की ज़रूरत है अपने मेंबर्स के कहेगी, और उसमें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग गिवन होगी और क्या कंपनी ने कोई भी तो इसमें बताएंगे कि कंपनी अपने किसी न्यूज़पेपर में छापेगी और स्पीड पोस्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर अपने मेंबर से ये सर्कुलर करेगी कि उन्हें डिपॉजिट की ज़रूरत है। और उसमें रीपेमेंट की कंडीशंस भी बताएगी, पेमेंट और इंटरेस्ट की अमाउंट भी बताएगी और अपनी एडवर्टाइजमेंट की रेटेड भी तो आगे फ्रेंड्स बता रहे हैं कि कितनी देर तक, तो 6 मंथ्स के अंदर वो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी वो क्लोज हो जाएगी। और एनुअल जनरल मीटिंग से पहले कंपनी को ये सारा काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ सर्कुलर। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर स्टेटमेंट, जिसमें वो अपने रजिस्ट्रार में कंपनी रजिस्ट्रार में 30 दिन से पहले ये सर्कुलर दिलवा देगी, कॉपी वहाँ सेंड कर देगी। अगला है रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट और रीपेमेंट। और जब डिपॉजिट कंपनी ने अपने मेंबर से डिपॉजिट मंगवा लिया तो कंपनी को क्या करना है कि पहले से ही 30 अप्रैल को
20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रखना है, ताकि किसी शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट अकाउंट में, ताकि उसकी रीपेमेंट के लिए रिज़र्व बना सके। तो यहाँ पे शॉर्ट में एक रीपेमेंट के लिए रिज़र्व बनाना है। और कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना है कि उनके ऊपर कोई भी डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ सिक्योरिटी। तो एक कंपनी को अगर डिपॉजिट मंगवाना है तो उसको एक अमाउंट डिपॉजिट के लिए रखना पड़ेगा, जिसमें से वो अपने डिपॉजिट और इंटरेस्ट की रीपेमेंट के लिए उन्हें एक सिक्योरिटी के लिए अमाउंट रखना पड़ेगा। और कुछ कंपनी को इसमें एग्जम्पशन मिली है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। आगे कुछ कंडीशंस बता रखी हैं, कौन कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी हैं जिनके ऊपर ये कंडीशंस नहीं लगेंगी। तो कौन कौन सी कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी अपने मेंबर से मंगवा रही है और जो वो मनीज़ हैं वो 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व से है। कोई भी स्टार्टअप कंपनी जिसने 5 साल हुए हैं उसके इनकॉर्पोरेशन के, अगर कोई भी कंपनी वो किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं है और उसकी बोरोइंग लेस दैन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, मतलब उनकी जो बोरिंग्स है वो पेड अप कैपिटल की से आधी से दुगनी से कम है, तो उस केस में उन कंपनीज़ को सिक्योरिटी के लिए नहीं कहा जाएगा, अगर जो कंपनीज़ ये कंडीशन फुलफ़िल करती है। चलिए नेक्स्ट, तो जो भी हमारी रीपेमेंट की कंडीशंस है, सारी कंपनीज ने जो भी डिपॉजिट मंगवाए अपनी मेंबर से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। नेक्स्ट, अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाती है तो ट्रिब्यूनल इसका फ़ैसला करेगी, कंपनी ट्रिब्यूनल इसका फ़ैसला करेगी और उसके अकॉर्डिंगली उनको देना होगा। जो भी अमाउंट हम रिज़र्व बनाएंगे उस रिज़र्व को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पहले से ही डिपॉजिट का टेन्योर जो है फिक्स कर दिया जाएगा। इसमें हमारा मैक्सिमम पीरियड है लेस देन 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा हम डिपॉजिट नहीं मंगवा सकते। और इसके लिए एक यहाँ पे रूल्स भी हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो जो डिपॉजिट का टेन्योर है वो है लेस देन 6 मंथ्स से कम, या फिर जो मैक्सिमम पीरियड है वो एक्सीड नहीं कर सकते 36 मंथ से ज़्यादा। तो 36 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता डिपॉजिट का टेन्योर। और ये जो 6 मंथ्स के ऊपर जो रूल है कि 6 मंथ से जो कम वाला रूल है वो वहाँ पे कुछ एग्जम्पशन बताई गई है, वो किस किस कंपनी के ऊपर नहीं है, कि अगर वो जो डिपॉजिट है वो 10% है एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर वो जो डिपॉजिट है वो 3 मंथ्स में रीपे हो जाएगा और उसका रिन्यूअल हो जाएगा, उस केस में वो लेस देन 6 मंथ्स वाला रूल उस कंपनीज को एग्जम्प्टेड है। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मिस मेंबर। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कितने अमाउंट अपने मेंबर से मंगवा सकते हैं। वो है 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। 35% से ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या कंपनी के लिए वो 100% तक मंगवा सकती हैं। और कुछ लिमिट्स, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 35% वाली वो किसके ऊपर लागू नहीं लगती, वो है पेड अप हमारी जो स्टार्टअप कंपनी है जिसको सिर्फ बने हुए 5 ईयर्स ही हुए हैं। कोई भी हमारी प्राइवेट कंपनी जो कि वो किसी और की सब्सिडरी या एसोसिएट ना हो, या फिर उसकी बोरोइंग लेस देन हो ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल, और उसने कभी डिफ़ॉल्ट ना किया हो अपनी बोरिंग से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक अपॉइंटमेंट करनी एक ऐसे पर्सन की जो कि ट्रस्टी हो डिपॉजिटर से। तो सभी को एप्लीकेबल है वो। और एक हमारे पास एक सीलिंग रेट है इंटरेस्ट के, कि उस इंटरेस्ट कितना पे करना है बोरिंग्स के ऊपर, ये बताया गया है। उसके ऊपर कितना एक्सीड नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम रेट है वो रिजर्व बैंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जितना रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स है उससे ज़्यादा हमारा बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए।
और एक कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, तभी वो डिपॉजिट इंक्लूड कर सकती है। डिपॉजिट्स जॉइंट नेम पे हो सकते हैं, नोट करिए फ्रेंड्स, जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो हम जॉइंट नेम पे कर सकते हैं। अगर कंपनी चाहे तो अपने डिपॉजिट्स की पेमेंट प्री मैच्योर टाइम पे कर सकती है, और उनको अपने डिपॉजिट्स के लिए अपनी रिटर्न में फ़ाइल करके बताना होगा कि उन्होंने कितने कितने डिपॉजिट मांगे हैं अपने कंपनी के लिए। 30 जून को अपनी रिटर्न में बताना होगा। और कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो ऑल्टर कर सके। एक बार डिपॉजिट मंगवाने के बाद वो अपने टर्म्स को कंडीशंस को ऑल्टर नहीं कर सकती, रेट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ और कंडीशंस को ऑल्टर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने डिपॉजिट मंगवाए हैं। अगर कोई भी कंपनी, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी कंपनी हाँ तो अगर कोई भी कंपनी अगर मंगवाती है और उसको रीपे नहीं कर पाती है तो उसको 18% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। और उसके लिए पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट कितनी है? वो पनिशमेंट है एक्सटेंड कर रही है 5000 रुपीज़ से लेकर फाइन अप टू 500 से लेकर एवरी डे। तो इसमें कितनी पनिशमेंट है? 5000 से लेकर एक दिन की 500 रुपये तक, जब तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।